नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के लगभग 30 वीडियो के द्वारा हम संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान का कोर्स करेंगे दोस्तों, और साथ में आपको फ्री के अंदर नोट्स बनाने का भी मौका मिलेगा। आप प्रतिदिन की क्लास के साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास है जो आपकी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए उपयुक्त रहेगी। जैसे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, यूपी टेट, एच टेट या किसी भी राज्य की जो टेट भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, एचएम की, या फिर आप डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती केवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। शॉर्ट के अंदर हम शिक्षा मनोविज्ञान को इन 30 वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी ये क्लास फर्स्ट रहेगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। नए साथी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको आसान भाषाओं और मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्सों के द्वारा आसान भाषा के द्वारा आपको मनोविज्ञान समझने का मौका मिलेगा, और बहुत कम शॉर्ट भाषा के अंदर और शॉर्ट शब्दों के अंदर पूरी की पूरी मनोविज्ञान आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। साथ में एक पेन और कॉपी लेकर बैठे जिससे आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहे दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। तो दोस्तों, शताब्दियों पूर्व जो हमारी मनोविज्ञान है इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। अब कैसे दोस्तों, कि जिस प्रकार विज्ञान है, विज्ञान की शाखा हो गई, जीव विज्ञान हो गई, जंतु विज्ञान हो, जीव जंतु विज्ञान हो गई, या फिर हमारी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये विज्ञान की शाखा है। उसी प्रकार शताब्दियों पूर्व जो मनोविज्ञान थी उसको भी क्या माना जाता था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। आगे क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। जिस प्रकार हमारा हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, या अभी वर्तमान में जो मनोविज्ञान है ये भी एक स्वतंत्र विषय हो गया, तो इनको स्वतंत्र विषय है ये। इसी प्रकार मनोविज्ञान को भी दर्शन शास्त्र से अलग करके क्या एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसको क्या करना प्रारंभ कर दिया गया? परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया गया दोस्तों। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति बात करेंगे हम दोस्तों गेरेट के अनुसार, मनोवैज्ञानिक गेरेट के अनुसार। ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइकी प्लस लोगस से मिलकर हुई है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साइकी प्लस लोगस ये बहुत पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है दोस्तों कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? तो दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में आपको मिलेगा ग्रीक, और ग्रीक ना मिले तो लैटिन कर देना। तो ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है दोस्तों। शब्द कौन कौन से हैं? साइकी प्लस लोगस, इनसे मिलकर साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजी है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आगे हम देख लेते हैं कि साइकी और लोगस का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, साइकी है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइकोलॉजी का आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि आत्मा शब्द को आधार मानकर, ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से आपके एक लाइन से एक क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं दोस्तों। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। यह आपको याद रखना है दोस्तों। किनके द्वारा माना गया था दोस्तों? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान माना गया था। लेकिन दोस्तों, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक ये जो परिभाषा थी आत्मा के विज्ञान की, ये अमान्य हो गई। क्या हो गई? अमान्य हो गई। अब आलोचना क्यों हुई दोस्तों? कि आत्मा एक आध्यात्मिक है, धार्मिक है, वह काल्पनिक विषय है जिसकी हम क्या नहीं दे सकते? परिभाषा नहीं दे सकते। इसी वजह से 16वीं शताब्दी के अंत तक यह परिभाषा अमान्य हो गई। आगे है दोस्तों, 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी व सहयोगी थोस्ड्रिड
ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। किस किसने माना था दोस्तों? मेन दोस्तों इसमें अगर पूछा जाए तो आपको लेना है पोम्पोलॉजी। अब पोम्पोलॉजी के साथ दोस्तों और सहयोगी भी थे, सहयोगियों के भी मैं नाम बता देता हूं आपको। एक थे जॉन लॉक, एक थे थॉमस रीड और एक थे बर्कले। ये तीन याद रखने हैं दोस्तों। कौन कौन थे? जॉन लॉक, थॉमस रीड और बर्कले। मेन आपको क्या रखना है? पोम्पोलॉजी दोस्तों। क्या रखना है? पोम्पोलॉजी। आगे है दोस्तों, बाद में ये परिभाषा भी अमान्य व अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। तो पहले आत्मा की विज्ञान थी, जो भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। बाद में आई मन की विज्ञान, वो भी क्या हो गई दोस्तों? अमान्य हो गई। अब दोस्तों मन का जो विज्ञान था वो अमान्य क्यों हुआ? तो दोस्तों इसकी आलोचना क्यों हुई थी? क्योंकि मन अमूर्त व निजी है, हम दूसरों के मन को नहीं जान सकते। क्या आप अभी बैठे बैठे मेरे मन को जान सकते हो कि मेरे मन में क्या सोच रहा हूं? मैं आपको पढ़ा साइकोलॉजी रहा हूं, अगर मन में मैंने क्या सोच रखा है आपको पता है क्या? किसी को पता नहीं चलता है। तो हम दूसरों के मन को कभी नहीं जान सकते, मन अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आत्मा का और मन का विज्ञान तो क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे चलते हैं, किसका विज्ञान आता है फिर? 19वीं शताब्दी। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, टिचनर, वाइब्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया? चेतना का विज्ञान माना गया। किस किस के द्वारा माना गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक चीज आपको जरूर याद रखना है। चेतना का विज्ञान माना था विलियम जेम्स ने। बाकी समर्थक थे दोस्तों, समर्थक कौन कौन थे? विलियम वुंट थे, जेम्स सल्ली, टिचनर, वाइब्स, ये सभी क्या थे दोस्तों? ये सभी के सभी चेतना के विज्ञान के समर्थक थे दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात है कि यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। क्या कर दी गई? अमान्य कर दी गई। यह परिभाषा चेतना का विज्ञान माना गया मनोविज्ञान को, यह परिभाषा भी कर दी गई। आलोचना क्यों हुई कि इसकी हुई? क्योंकि चेतन केवल 1/10 भाग है, बाकी अचेतन होता है। तो हम मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि चेतना तो 1/10 ही है दोस्तों। चेतन मन तो 1/10 ही है, 9/10 तो क्या है? अचेतन मन है। इसलिए यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई। आगे देखते हैं दोस्तों, विलियम वुंट है, उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला और शायद मनोविज्ञान में सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। तो लिप्जिंग शहर में 1879 को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने ओपन की थी। अब यहां से दोस्तों यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनी? तो भारत के अंदर बनी थी दोस्तों, भारत के अंदर आई थी 1915 में कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा। तो भारत के अंदर 1915 में सेनगुप्त द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके सामने, 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय उसके अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी, और ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थित है। दूसरा यहां से कि भारत के अंदर, अगर भारत की जाए तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता के अंदर 1915 में सेनगुप्त के द्वारा स्थापित की गई थी। तीसरा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, उसका जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते दोस्तों, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि विलियम मैकडूगल ने किस पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा की थी, या आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा किसने की? तो किसने की? विलियम मैकडूगल ने। तो याद कर लेना दोस्तों, फिर मत बोल देना कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया। मैं अभी बता रहा हूं और इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे ही 19वीं शताब्दी खत्म हुई, आई 20वीं शताब्दी दोस्तों। 20वीं शताब्दी आते आते
20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। किस शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। और आज वर्तमान में, आज के दिन तक हम क्या मानते हैं? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं और यही परिभाषा वर्तमान में इसकी प्रचलित है दोस्तों। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वाटसन। प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके वाटसन थे दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इनके अलावा इसके जो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वाटसन थे, इनके समर्थक कौन कौन थे? तो समर्थक थे दोस्तों, एक तो थे वुडवर्थ, एक थे स्किनर, एक थे मैकडूगल व थोर्नडाइक। ये सभी क्या थे? समर्थक थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वाटसन का एक कथन है जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ध्यान से देख लेना दोस्तों ये कथन, वाटसन का कथन, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं उसे बनाना चाहता हूं। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे कलेक्टर बना सकता हूं, मैं उसे अध्यापक बना सकता हूं, मैं उसे चोर बना सकता हूं, मैं उसे गुंडा बना सकता हूं। आप जो बोलोगे या मैं जो चाहता हूं मैं उसको बना सकता हूं। ये एक वाटसन का कथन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से शुरुआत हुई और व्यवहार के विज्ञान पर आकर चल रही है। तो इनको लेकर एक वुडवर्थ के अनुसार एक कथन है दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है। किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन दोस्तों। क्या है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, मतलब सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा गया। फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, आत्मा की बात क्या आई थी? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, फिर चेतना का विज्ञान आया था। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ परिभाषाएं हैं वो भी हम देख लेते हैं जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी है। पहली है दोस्तों मैकडूगल के अनुसार। किसके अनुसार है? मैकडूगल के अनुसार है, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान को लेकर मैकडूगल ने एक परिभाषा दी थी कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? व्यवहार व आचरण का विज्ञान है दोस्तों। और मैकडूगल की एक परिभाषा और थी दोस्तों कि संजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान। किसको कहा था मैकडूगल ने? मनोविज्ञान, या किसको कहा था? व्यवहार के विज्ञान को कहा था। वह 1908 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। यह भी आपको याद रखना है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो क्या है? व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अब सेम सी परिभाषाएं हैं मैकडूगल और स्किनर की। यहां पर दोस्तों आपको कुछ मिस्टेक लग रही है, तो ये मैकडूगल है। मैकडूगल ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। और स्किनर ने क्या कह दिया? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यहां पर व्यवहार तो दोनों में आ रहे हैं, आचरण और अनुभव अलग अलग हो रहे हैं, यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो आचरण मैकडूगल का था और अनुभव स्किनर का था दोस्तों। चलते हैं वाटसन के अनुसार। तो वाटसन की जो परिभाषा है वो क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। बहुत अच्छा कथन है दोस्तों। वाटसन के अनुसार है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का क्या है? शुद्ध है, निश्चित है, सकारात्मक है, धनात्मक है, विज्ञान है दोस्तों। तो यह है वाटसन का। आगे है दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है दोस्तों। इसको तो आप याद रख लेना। यहां पर क्या आ रहे? दो क्रो आ रहे, क्रो एंड क्रो, दो क्रो आ रहे। यहां पर मानव व्यवहार और मानव संबंध दो आ रहे ना, एक तो मानव का व्यवहार आ रहा है, एक मानव का संबंध आ रहा है। तो यह परिभाषा किसकी हो जाएगी? क्रो एंड क्रो की हो जाएगी दोस्तों। आगे की परिभाषा है मन के अनुसार। किसके अनुसार? मन के अनुसार। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध
व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से हैं। आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसका जो संबंध है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है दोस्तों। और आगे की जो हमारी परिभाषा है वो है स्किनर के अनुसार। तो स्किनर के अनुसार भी देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। बहुत अच्छा कथन है दोस्तों। और आप भी भविष्य के अध्यापक हो तो ध्यान से देख लो मनोविज्ञान को, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, नींव है दोस्तों। तो मनोविज्ञान को ध्यान से देखते रहना। लगभग 30 वीडियो रहेंगे हमारे, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जो अभी तक मैंने पढ़ाया इससे आपको पता भी चल गया होगा कि इससे बाहर आपको वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करते जाना दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं क्षेत्र दोस्तों जो सामान्यतः एग्जामों के अंदर मैंने देखा है कि क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है, वो मुख्यतः मैंने 14 क्षेत्र यहाँ पर लिए हैं, जबकि 23 से 24 क्षेत्रों के मेरे पास सबूत है, लेकिन मैंने यहाँ पर 14 क्षेत्र लिए हैं। ये आप 14 क्षेत्रों के नाम याद कर लो, 14 शाखाओं के नाम याद कर लो, आप मनोविज्ञान की आपका बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। पहला है सामान्य मनोविज्ञान। कौन सा है? सामान्य। दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान। तीसरा है तुलनात्मक मनोविज्ञान। चौथा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पांचवा है समाज मनोविज्ञान। छठवां है औद्योगिक मनोविज्ञान। सातवां है बाल मनोविज्ञान, जिसको हम बाल विकास के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आठवां है किशोर मनोविज्ञान। ये चीजें तो हम पढ़ेंगे आगे दोस्तों। नौवां है प्रौढ़ मनोविज्ञान। 10वां है विकासात्मक मनोविज्ञान। 11वां है निदानात्मक उपचारात्मक या क्लिनिक। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक पर रहता है तो वहां पर क्या होता है? हमारा उपचार होता है। तो यही बात है कि निदानात्मक उपचारात्मक या क्लिनिक मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान, जिसको हम आधुनिक शाखा के रूप में जानते हैं, परा मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो यह है 14 जो आप यहां पर शाखाएं लेकर आया हूं मैं दोस्तों। इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। अभी इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों, ये भी आप पता कर लेना। आपको क्या दे देंगे? ये दे देंगे 3 नाम: समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। और चौथा ऑप्शन है वो कुछ अलग दे देंगे जो मनोविज्ञान की शाखा है नहीं, और पूछ लेंगे इनमें से कौन सी शाखा मनोविज्ञान की शाखा नहीं है दोस्तों, तो वो भी आपको बताना है। तो दोस्तों ये है मनोविज्ञान की शाखाएं। अब दोस्तों हम शिक्षा मनोविज्ञान की नॉर्मल जानकारी भी देख लेते हैं। चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। टॉपिक है दोस्तों हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकल को जाता है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन उठाकर लाया हूं दोस्तों जो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है दोस्तों कि जो मनोविज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकल को जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों शॉर्ट कितने? अगर आत्मा का, मन का, चेतना का और व्यवहार का विज्ञान को पढ़ाना चाहे तो आप देखते हो, क्लासें देखते हो कि 2.5-3 घंटे में ये 4 क्लासें आपको कंप्लीट कराते हैं। और 4 क्लासें मैंने मात्र 5 या 7 मिनट के अंदर आपको बता दी। ये चारों की चारों जो है, चारों विज्ञान है, इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार संपूर्ण साइकोलॉजी शॉर्ट के अंदर आपको यहां पर मिलेगी। पहली लाइन आपको याद होगी दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकल को जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि जो विलियम जेम्स है उसने ही जो हमारी मनोविज्ञान है उसको दर्शन शास्त्र से अलग करवाया था। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि विलियम जेम्स है उसको अमेरिका में मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। यह याद रखनी है दोस्तों, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। क्योंकि दोस्तों आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। कब मानी जाती है दोस्तों? 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बाद में थोरनडाइक, जड़, टर्मन, प्रोबेल,
हर्बल, प्रोबेल और हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी। दूसरा है कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप कब प्राप्त हुआ, तो 1920 ईस्वी में। अब यह भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप किसके प्रयासों से प्राप्त हुआ, तो इनमें से किसी एक मनोवैज्ञानिक का नाम दे देंगे और बाकी तीन अलग दे देंगे। तो याद रखना है थोरनडाइक, जड, टर्मन, प्रोबेल व हर्बल। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थोरनडाइक को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थोरनडाइक को माना जाता है। किसको माना जाता है? थोरनडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया था। यहां पर दोस्तों ये दो क्वेश्चन है, सोचने वाले हैं। बात शिक्षा की जाए कि शिक्षा के अंदर वे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन लेकर आया, तो वो लेकर आए थे रूसो। और दोस्तों प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है दोस्तों आपके थोरनडाइक को। किसको माना जाता है? थोरनडाइक को माना जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब रूसो के अनुसार, यहां पर बात रूसो की हो रही दोस्तों। उन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा, शिक्षा संस्कृत के सिक्स धातु से बना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है कि जो शिक्षा शब्द है वो किस भाषा से बना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो किससे बना है? संस्कृत भाषा से। और किस शब्द से बना है? शिक्ष धातु से बना है। ये दो चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें थोरनडाइक व केटल का योगदान है दोस्तों। थोरनडाइक व केटल का ही सर्वाधिक योगदान है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की ओर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रूसो के अनुसार। बहुत अच्छी परिभाषाएं मिलेगी आपको और याद कर लेना, इनसे बार आपको परिभाषा एग्जाम में नहीं मिलेगी। पहली है रूसो के अनुसार, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। इससे आसान परिभाषा क्या होगी दोस्तों? क्या कहा था रूसो ने? रूसो ने कहा था कि बालक क्या है? एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन सभी अध्यापकों को, प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। आगे देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। बहुत अच्छी परिभाषा है दोस्तों। क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। तो दोस्तों क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा और है। वो परिभाषा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों व तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। तो जो क्रो एंड क्रो है उसकी दो परिभाषाएं हैं, आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं प्रोबेल के अनुसार। तो प्रोबेल ने क्या परिभाषा दी थी कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। किसने दी थी दोस्तों ये परिभाषा? प्रोबेल ने दी थी। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएगी दोस्तों आपको, शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारे कथन मिल जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो प्रोबेल के अनुसार क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। आगे देखते हैं दोस्तों स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने क्या कहा था दोस्तों? स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है दोस्तों। अब दोस्तों आपको स्किनर की मैं एक दूसरी परिभाषा बता देता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। यह दूसरी है। तीसरी भी बता देता हूं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। तो दोस्तों हर वैज्ञानिक ने जो परिभाषाएं दी उनके जो कथन थे उनको तोड़ निचोड़ कर
अलग अलग किताबों के अंदर, अलग अलग बुक्स के अंदर, अलग अलग आपको जो अभी टीचर है वो अलग अलग आपको परिभाषाएं बताएंगे। थोड़ी सी तोड़ेंगे निचोड़ेंगे उतने में परिभाषा अलग हो जाएगी। अब स्किनर की मैंने आपको 3 परिभाषाएं बता दी। स्किनर की पहली, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। दूसरी, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाते हैं। और तीसरी क्या बताई थी दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। तो तीसरी परिभाषा भी आपको याद रखनी है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। किससे है? सीखने व सिखाने से। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं ट्रो के अनुसार। तो ट्रो ने क्या कहा था दोस्तों? ट्रो ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है दोस्तों। अब दोस्तों पील ने दी थी, टेलफोर्ड ने दी थी, कोल सेनिग ने दी थी, स्टेपिन ने दी थी, सेंट्रोक ने, जेम्स ड्रेवर ने बहुत परिभाषाएं दी है, लेकिन आज तक इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो मैंने यहाँ परिभाषाएं लिए इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों एजुकेशन। लैटिन या इंग्लिश भाषा का शब्द है दोस्तों एजुकेशन। एजुकेशन शब्द किससे बना है? एडुकेटम से। किससे बना है? एडुकेटम से। एडुकेटम ई प्लस डुको, ई प्लस डुको। ई का अर्थ क्या है दोस्तों? अंतर, और डुको है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इससे क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जामों के अंदर। क्या होता है दोस्तों? शिक्षा का अर्थ, एजुकेशन का अर्थ होता है कि जो बालक के अंतर्निहित योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालकर जो बालक है उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। अंतर से अंतर्निहित योग्यताएं और बाहर से बाहर, डूको से बाहर निकालना। जो अंतर्निहित योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 अन्य शब्दों से भी मानी जाती है। किससे? एडुकेर और एडुसेर। ये 2 शब्द है जिनसे भी एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। अब देख लेते हैं अर्थ। एडुकेर का अर्थ होता है दोस्तों पालन पोषण करना, और एडुसेर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। क्या होता है? पालन पोषण करना और अर्थ आगे बढ़ाना। अर्थात क्या होता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इतनी देर जो हमने पढ़ा उससे क्या मतलब निकला कि मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। आगे चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की ओर दोस्तों। देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृति में पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सही बात है दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति कैसी है? मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। कैसी है? वैज्ञानिक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है दोस्तों। अगला है, इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, क्या किए जाते हैं? नियम सिद्धांत रहते हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में। तीसरे की ओर चलते हैं, किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। वैज्ञानिक पद्धति के अंदर हम उसका ही अध्ययन करते हैं जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। जिसका निरीक्षण नहीं कर सकते उसका वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन नहीं करते दोस्तों। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। हमारे व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का ही अध्ययन करता है जिसका हम क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष है उसका शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। पांचवा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह बात तो मैंने पहले ही बोल दी थी कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसका वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। छठा है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान या विधायक है। इससे मतलब क्या है कि जो शिक्षा के कब, कैसे और कहां आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है।
शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कैसे, कहाँ आदि जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। चलते हैं 7 की ओर। 7 नंबर है दोस्तों आपका, शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से समझ लो इस लाइन को, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अतीत जो बीत गया उसके अपेक्षा जो वर्तमान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इससे संबंधित है दोस्तों। 8वां है, इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सही बात है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जो नियम है और जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है दोस्तों। 9वां है, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। सही बात है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान पता चल जाता है। अगर मैं आपका टेस्ट लूं, एक बात सोचो दोस्तों, मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के या आपको साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देता हूं, उसमें से एक साथी है जो 3 क्वेश्चन सही करता है, एक साथी है जो 15 क्वेश्चन सही करता है, एक साथी है जो 26 क्वेश्चन करता है, एक साथी है जो 29 क्वेश्चन सही करता है। पता नहीं चलता है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तो क्या है, इसके द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह बंदा अब की बार सिलेक्शन होगा इसका। तो ये एक भविष्यवाणी तो है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी एक शिक्षक हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों पहली है दोस्तों, स्वयं को पहचानने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक शिक्षक खुद को पहचान सकता है कि मैं क्या हूं। आगे है, बालक को पहचानने में सहायक। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान को चित्र जानते हो तो आप बालक को पढ़ा रहे हो, उसको चित्र पहचान सकते हो दोस्तों। तीसरा है, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, शिक्षक के जो दृष्टिकोण है उसको उन्नत और व्यापक बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। चौथी है, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियां जागृत करने में सहायक। किसी भी प्रकार की कक्षा हो, कोई सी भी कक्षा हो, कैसी भी कक्षा हो, उसमें शैक्षणिक प्रस्तुतियां अगर आपको जागृत करनी है तो शिक्षा मनोविज्ञान उसके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। 5वीं है, बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, समदर्शी भाव अपनाने में सहायक। प्रेम हो, सहानुभूति हो, समदर्शी हो। समदर्शी मतलब ये नहीं कि ये तो अपना है, ये इसको थोड़ा सा ऊपर समझो और उसको थोड़ा कमजोर समझो। समदर्शी यानी सभी को समान समझने की जो भावना होती है, उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। चलते हैं 6ठे की ओर। 6वां है दोस्तों, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियां अपनाने में सहायक। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो शिक्षक विधियां पढ़ते हैं हम, वो बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित रहती है दोस्तों। 7वां है, बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना। बालकों को अभिप्रेत शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अभिप्रेरित करके उनमें रुचि जागृत करना, पढ़ने के लिए, आगे की सोच के लिए। 8वां है, मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यह भी अच्छा कथन है दोस्तों, जो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत विधियां दी गई है मूल्यांकन की, अलग अलग विधियों का आपको, नई नई विधियों का आपको प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी मनोविज्ञान की क्लास फर्स्ट। आगे का भाग, इससे जो आगे का भाग है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का, वो आपको भाग 2 में, क्लास 2 में मिलेगा दोस्तों। अगर ये वीडियो, ये क्लास मेरी आपको पसंद आई है तो मैं आपसे यही आशा लेकर चल रहा हूं दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, और नए हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।